आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत की थी की नेशनल इंस्टीट्यूशंस की और हमने फिनिश कर लिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, और मैं जानता हूं कि आप वेल अवेयर है अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन हम उसे डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस नोट के साथ अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, अगर हम आज की बात करें तो। ठीक है, जो आपका पीएससी है वो बेसिकली आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यूनियन और स्टेट में। ठीक है, जो यूनियन है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और जो स्टेट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका मेन चीज। दूसरी चीज, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को और कई सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज पे और पोस्ट पे, दोनों में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी है कि वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरा वर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडीज, और तीसरा वर्ड है चार्टर बॉडी। ठीक है, तो अब आप इनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो बेस क्या होगा इनको डिफरेंशिएट करने का? तो आइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली चीज, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो जितनी भी एक्ट्स या जितने भी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आप कह सकते हैं कि जितने प्रोसीजर्स हैं कोई भी डिसीजन लेने के, इनकी कह सकते हैं जुडिशरी में या टेरिटरी में, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो मेंशन होती हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑलराइट। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो ए है वो अब उसके पास कहें कि एक और बॉडी होगी ए। ठीक है, तो आप उसमें ए ऐड नहीं कर सकते, सॉरी बी ऐड नहीं कर सकते ए में। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं उस पर्टिकुलर बॉडी की वो सब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ए चीज को ग्रांट करता है तो आप अपने मन से बी चीज उसमें ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी बॉडी, तो हमारा मतलब क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी से? सिंपली मतलब होता है जिन्हें की खुद का एक्ट और कहीं की रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राप्त होती है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है ये अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करें सेबी की। ठीक है, तो हमने सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तब तक मैं आपको जो बता रहा हूं बस आप याद रखिएगा। जो सेबी है बेसिकली आपकी वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि उसको सेबी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर हम कोई भी चीज सेबी के साथ करना चाहते हैं तो हमें उसके पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी इसके बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, इस एक्ट के बाहर नहीं किया सकता जब तक कि कोई भी दूसरा प्रोविजन इसमें ना जोड़ा जाए। ठीक है, या फिर इससे अमेंड ना किया जाए। तो ये था आपका एग्जांपल स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था आपका चार्टर बॉडी। ठीक है, चार्टर बॉडी तो बेसिकली आपकी
वो बॉडी होती है जिसे कि स्टैब्लिश करता है कोई भी रॉयल ऑर्डर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो होती है आपकी चार्टर बॉडी। जैसे कि अगर किसी कंट्री में हम बात करें कि अगर राजा या रानी का सिस्टम है और जो राजा और रानी है वो कोई ऑर्डर पास करते हैं और किसी भी बॉडी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो होगी क्या, चार्टर बॉडी, ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जांपल अगर हम लें ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हम जैसे जानते हैं, ऐसा इंडियन वगैरह आते हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी चार्टर बॉडी, क्योंकि इसको स्टैब्लिश किया था किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक रॉयल ऑर्डर पास करने के बाद, ठीक है। तो यदि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास सिर्फ 2 टाइप की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी। हमारे पास कोई भी चार्टर बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं, द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? अब ये क्वेश्चन मेरा ही है आपसे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था, जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। और सेकंड थिंग जो है, जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास चार्टर बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास है रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, उनके पास होता है आपका मोनार्क सिस्टम। उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो आपका आप भी क्वीन या फिर किंग होता है। तो प्रेजेंट डे की बात करें हम, तो अभी इनके पास किंग है, ठीक है। लेकिन इनके पास जो मेन चीज है वो है कि इनके पास चार्टर बॉडी हो सकती है। अगर इनका जो किंग है वो कोई भी ऑर्डर पास करे, कोई बॉडी एस्टैब्लिश कर ले, तो वो चार्टर बॉडी होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास होता है रिपब्लिकन हेड, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सर्विस कमीशन हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। कई सारे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे डिपेंड करता है कि किसने एग्जाम को कंडक्ट किया था। अगर यूनियन ने करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा, और स्टेट ने किया है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा, ठीक है। जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनिंग होती है पीएससी की, वो गवर्न की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, क्योंकि ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की। लेकिन इससे पहले मैं आप ये क्यों रिमेंबर कर रहा हूं चार्ल्स कॉर्नवेलिस को, मुझे पता नहीं, लेकिन इनका नाम यहाँ पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब भी हम सर्विस कमीशन की बात करते हैं, क्यों इनका नाम हमें लेना चाहिए? क्या था इनका रोल? इसको याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपके साथ इस पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो थे आपके, ये थे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिश किया था सिविल सर्विसेज को और डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, कॉन्वेनिटेड और अनकॉन्वेनिटेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो बेसिकली जो पहली थी वो थी कॉन्वेनिटेड। तो कॉन्वेनिटेड ऑफिसर्स कौन होते थे? ये बेसिकली हाई पोस्ट के लिए अपॉइंट होते थे, और आप कह सकते हैं कि
जितनी भी मोर पावर्स थी वो इनको ही ग्रांटेड थी, ठीक है। और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हो सकते थे, ठीक है। तो ओनली ब्रिटिशर्स कुड बी अपॉइंटेड ऑन दैट पोस्ट, ठीक है, कॉन्वेंटेड में। सेकंड था अनकॉन्वेंटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके थे सब ऑर्डिनेट पोस्ट के ऑफिसर्स, और आप कह सकते हो कि लोअर पोस्ट के। और जो इंडियंस थे वो बेसिकली इसको ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। तो जो इंडियंस थे उनको परमिशन थी, वो अलाउड थे कि वो इन पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो याद कीजिएगा डिटेल्स जो कि मैं आपको बता चुका हूं। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो फाउंडर थे सिविल सर्विसेज के इंडिया में, ठीक है। और कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन उन्होंने रखा था, ठीक है। इसीलिए उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। और इसके बाहर एक और चीज है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए, वो ये है परमानेंट सेटलमेंट। हिस्ट्री पार्ट में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि किसने स्टैब्लिश किया था इसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो पहला है हमारे पास यूपीएससी और कहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया था 1926 के साल में, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल था वो है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये डील करता है यूपीएससी के साथ में। ये एक्सटेंस में आया 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। और तब इसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका रीनेम हो गया एज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पे सिस्टम था फेडरल सिस्टम, ठीक है। और हमारे समय पे ये सिस्टम है यूनियन सिस्टम। तो डिफरेंस क्या है फेडरल में और यूनियन में, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो फेडरल है वो होता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स। फेडरल जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स होता है, जहां पे कि जो स्टेट है उसके पास या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता अपने आप को सेपरेट करने का सेंटर से। जैसे उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि फेमसली यूएसए के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यदि अगर आप इनकी सेंट्रल एजेंसीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वर्ड का यूज करते हैं फेडरेशन, ठीक है। तो यूएसए जो है बेसिकली वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर कहें फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है। तो ये लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 50 के करीब या उससे ज्यादा स्टेट्स में कंप्राइज करता है। हर स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और अपने खुद के राइट्स हैं कि वो कभी भी सेपरेट हो सकता है मेन कंट्री से यानी यूएसए से। तो ये होता है आपका फेडरेशन, जो प्रोवाइड करता है राइट्स स्टेट्स को ताकि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज लागू कर सके और खुद को कभी भी अलग कर सकते हैं सेंटर से जब भी वो चाहे, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो था हमारा रशियन फेडरेशन। तो रशियन फेडरेशन जो है वो एग्जांपल है बेसिकली आपका फेडरेशन का, जिसमें कि कोई भी राइट नहीं है स्टेट्स के पास कि वो सेंटर से अलग हो सके, मेन कंट्री को छोड़ सके। तो अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हम बात करते हैं फेडरेशन की, तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं उनके पास या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता अपने आप को सेंटर से अलग करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनियन की, जैसे कि इंडिया की, तो यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है स्टेट के पास में कि वो अपने आप को सेपरेट कर सके सेंटर से या मेन कंट्री से, ठीक है। तो इसीलिए
जब ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल कर रहे थे कंट्री को, तो उनके पास था फेडरल सिस्टम, क्योंकि इंडिया जो था वो डिवाइडेड था दो पार्ट में, ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है, और जो स्टेट था उसके पास राइट था कि वो खुद को एज अ सेपरेट या इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे लड़ाई से या ट्रीटी से या कुछ भी तरीके से। ठीक है, लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने पहली चीज जो की वो ये इंश्योर की कि हमारे पास यूनिटी रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको भी रीनेम कर दिया और इसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से यूनियन पब्लिक सर्विस कर दिया। ठीक है, तो हमने एस्टैब्लिश किया खुद को एज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन ऑफ द स्टेट्स कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें मैंडेट की, ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपीएससी की वो है कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट। ठीक है, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जो को इंक्लूड करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS और बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, यूपीएससी कई सारे एग्जाम से कनेक्ट करती है, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, और एक चीज जो हमें पहले भी डिस्कस की थी सिविक्स पार्ट में, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का? तो जो इनके एग्जाम्स हैं वो यूपीएससी करवाता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो बेसिकली ये कंप्राइज करता है सिर्फ 3 सर्विसेज को, IAS को, IPS को, IFS को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है, फिर आता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, और फिर आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये थे आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस फोर्स को ज्वाइन किया है और आपने सर्विस को ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, तो इसीलिए हम इसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की, जैसे कि IFS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, और बाकी सर्विसेज की जो कि कंडक्ट की जाती हैं यूपीएससी के द्वारा, तो ये जो सर्विसेज हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में ही पोस्टेड होते हैं। ठीक है, IAS, IPS, IFS उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब किसी भी स्टेट के डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं किया सकता, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ही जाते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फंक्शंस के। जो की फंक्शन है यूपीएससी का, वो इंक्लूड करता है कंडक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, जिसे हम CSE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एग्जाम्स हैं, यूपीएससी CSE, यूपीएससी CDSE। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है CSE, जो स्टैंड करता है बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाता है 2 सर्विसेज के लिए,
ऑल इंडिया सर्विस के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम भी है, वो है यूपीएससी सीएपीएफ, ठीक है। तो ये था आपका सीएससी एग्जाम, ऑलराइट। इसके सीएससी के बाद जो दूसरा एग्जाम है वो है सीडीएससी। सीडीएससी जो है बेसिकली आपका स्टैंड करता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जो सीडीएससी है बेसिकली वो आपका होता है 3 फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए, लाइक द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद सीडीएससी के बाद हमारे पास जो थर्ड एग्जाम है जो वो है सीएपीएफ, जो कि आपका स्टैंड करता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये बेसिकली ये 5 फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट किया जाता है, लाइक द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। शॉर्ट में हम सीआरपीएफ भी कहते हैं इसे, जैसे कि दूसरा है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी भी कहते हैं हम इसे। उसके बाद है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। ठीक वैसा ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ भी कहते हैं इसे, और लास्ट है आपका सशस्त्र सीमा बल, जैसे कि हो गया आपका एसएसपी, ठीक है। जो सीएपीएफ एग्जामिनेशन था वो बेसिकली आपका इन 5 सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। याद रखिएगा सीएपीएफ से पहले इनको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जानते थे, और अब हम इन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका की फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड फंक्शन ये है कि इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी, और उन पोस्ट के लिए जिन्हें की नोटिफाइड करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक मेन चीज भी है बेसिकली कि अगर आप यूपीएससी को या यूपीएससी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो सीएससी हो, सीडीएससी हो या फिर सीएपीएफ हो, लाइक एनडीए हो, और कोई भी बाकी एग्जाम, अगर आप उसे क्रैक कर पाते हैं और आप फाइनल सिलेक्शन स्टेज तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे स्टेजेस होते हैं जब आप जाते हैं एग्जाम्स के थ्रू, ठीक है। तो यदि अगर आप फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं और आप अपॉइंट होते हैं तो आपको हमेशा अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आप बन जाते हैं गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली ये नोटिफिकेशन देते हैं कई सारे पोस्ट के बारे में, जिसपे कि यूपीएससी क्या करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिन पे की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, जिन पोस्ट पे, ठीक है। तो ये होता है आपका रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन प्रोसेस, और ये कुछ एग्जाम्स मैं आपको बता चुका हूं, जैसे सीएससी, सीडीएससी, सीएपीएफ और एनटीए, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स जो कि आपके होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए या फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए, जो कि सिविल सर्वेंट्स के कंसर्न में होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो इंसान है उसने ज्वाइन किया था
सर्विसेज को एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, जब भी आप ज्वाइन करते हो, चाहे सिविल सर्विसेज या CDS को, CPF को, NDA को, जिसको भी आप क्रैक कर पाते हैं, ठीक है, आपका जो सुप्रीम कमांडर होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, हर जगह पे या हर सर्विस में। क्योंकि ये जो होता है बेसिकली वो इंसान जिसने नोटिफिकेशन दी थी उस पोस्ट के लिए, और UPSC बस मीडियोकर है जो कि उस पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, जो बस रिस्पॉन्सिबल है आपको नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स को, और उसके बाद प्रेसिडेंट को देने के लिए, ताकि प्रेसिडेंट जो है उसे अपॉइंट कर सके उन पोस्ट पे। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली जो प्रमोशंस होंगे, ट्रांसफर्स होंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर जरूरत है उसकी, तो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली वो उनमें से किसी भी चीज को ले सकते हैं और उसके काबिल होते हैं। लेकिन जो एडवाइस है वो ली जाती है किससे? UPSC से, क्योंकि UPSC जो है वो बेसिकली मैंडेट रखता है रिक्रूटमेंट के लिए और एग्जामिनेशन के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस सर्विस में। ठीक है, तो इसीलिए जो UPSC है वो एडवाइस करता है इस चीजों पर। इसके बाद कंडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ESE कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, CMSE, और बाकी एग्जाम्स टेक्निकल के लिए और मेडिकल सर्विसेज के लिए जो कि होंगे अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कई सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री जो होती हैं इनको रिक्वायरमेंट होती है ऑफिसर्स की या फिर कहे कि सर्वेंट्स की जो कि स्पेशलाइज्ड हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो UPSC जो है बेसिकली नोटिफिकेशन रिसीव करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद कंडक्ट करती है स्पेसिफिक एग्जाम्स उस स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए या पोस्ट के लिए। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये जो लोग जो कि अपॉइंट हुए हैं इस स्पेसिफिक एग्जाम से, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं उनके स्पेसिफिक प्लेसेस पे। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, UPSC जो है उसको हेडेड करता है कौन? चेयरमैन, और कंसिस्ट करता है बाकी मेंबर्स को जिन्हें को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन को, बाकी मेंबर्स को? द आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, वो फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट होते हैं और होल्ड करते हैं ऑफिस को जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाए, 65 ईयर्स के ना हो जाए। ठीक है, और यदि हम बात करें स्ट्रेंथ की तो लगभग 9 से 10 लोगों के बीच में होती है। ठीक है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने बात की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, सिर्फ कंपोजिशन तक। हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ताकि आपको बाकी लेक्चर में अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, और इस नोट के साथ हम इसको एंड करते हैं इस लेक्चर को। आप सबका धन्यवाद।